बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। अगर हम पूछें कि पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे ज़्यादा बदकिस्मत क्रिकेटर कौन है, तो सबके जहन में एक ही नाम आएगा, फवाद आलम, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। लेकिन जहां मौका मिलता सबसे पहले बाहर होने वाले प्लेयर फवाद आलम ही होते। अब जब उन्होंने कमबैक किया था पहले, तो लास्ट उनका जो कमबैक हुआ, उन्होंने सेंचुरी भी बनाई और अच्छा परफॉर्म किया, फिर एक ख़राब सीरीज़ गई, फिर बाहर कर दिया। उसके बाद फवाद आलम बाहर ही हो गए, गायब हो गए, नज़र ही नहीं आए। ये जो डोमेस्टिक सीज़न हुआ उसमें फवाद आलम खेल ही नहीं रहे। सब पूछते हैं कि फवाद आलम गए कहाँ, पता लगा वो अमेरिका में मौजूद हैं। खैर, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, तो उनसे पूछते हैं कि जी कहाँ गायब हैं और क्या हो रहा है। तो फवाद, जो आपके बारे में ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं कि आप रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं, क्या ये दुरुस्त हैं? देखिए सलीम भाई, अभी तो क्रिकेट खेल रहा हूँ और अभी ये सारी चीज़ें डिसीजन सारे लेने हैं। वापस आके जो भी है सारी चीज़ें ये करूँगा इंशाल्लाह ताला। सो बहुत जल्द इन चीज़ों में डिसीजन लूँगा। चले, मैं आपको दूसरे मौजू की तरफ ले चलता हूँ। ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ हुई पाकिस्तान की, यकीनी तौर पर आपने मैचेस देखे होंगे, तो कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? 3-0 से हार तो गए, लेकिन बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि इस दफ़ा ज़रा पाकिस्तान टीम ने फाइट की। आपका क्या ख्याल है? ये मैचेस देखें बहुत नहीं दिखेगा। तो आई थिंक अच्छा खेले हम लोग और मौके थे हमारे पास जीतने के, तो हम उसको अचीव नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हमने बहुत ज़बरदस्त खेला है। और जहाँ तक, क्योंकि आपने देखा है कि मुझे तो नहीं याद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहली दफ़ा ही होगा बहुत अरसे बाद, पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तान ने जो है ऑस्ट्रेलिया को दो तीन से चार चार दफ़ा ऑल ऑल आउट किया है। 5 दफ़ा ऑल आउट किया है, 4 से 5 ऑल आउट किया। अच्छा साइन है हमारे लिए। और बस ये था कि चीज़ें थी, बट ये था कि जीतना चाहिए था। जैसे सेकंड मैच था वो हमारे जो है हाथ में था। और दूसरे मैच में हमारी पोजीशन बहुत अच्छी थी, बट वो हमने जो कैचेस ड्रॉप किए, फील्डिंग ने बहुत हमें जो है ना, ज़ाहिर है कोई जानबूझ के तो नहीं छोड़ता, लेकिन ये है कि कैचेस निकालता है। और जो हमने कैचेस छोड़े तो वो हमें जो है ना फिर हुए फिर। सऊद शकील एक तरह से आपकी रिप्लेसमेंट साबित हुए। पाकिस्तान में तो बड़ा उन्होंने परफॉर्म किया या एशिया में, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया गए तो बहुत बुरी तरह वो नाकाम रहे। तो आपको क्या इसकी वजूहात नज़र आती है? मैं इस मामले में तो नहीं पढ़ना चाहता, बस उसके बारे में बोलूंगा। देखिए, कोई भी प्लेयर होता है, सम टाइम होता है जिससे परफॉर्म नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें फॉल्ट है या ये चीज़ें हैं। और अगर आप प्रीवियस उसकी जो लास्ट जो परफॉर्मेंसेज हैं उसकी अगर वो देखें तो वो आउटस्टैंडिंग है। और बड़े रन किए हों उसने, चाहे वो पाकिस्तान में किए हों या बाहर किए हों, लेकिन टेस्ट मैच में रन करना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी बैट्समैन के लिए। मैं खुद बैट्समैन हूँ तो मुझे पता है ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और अपने नेशन से जब आप खेल रहे हो तो हाँ, उसको भी ये पता होगा क्योंकि उसका भी पहला टूर था और टेस्ट मैच में और ऑस्ट्रेलिया पे। तो ये है कि वो उसको ही पता है क्या क्या उसके जो फॉल्ट्स हैं, तो वो उसको रिकवर करेगा। और अ, एक अच्छा एसिड है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो डोमेस्टिक में भी आप देखें तो मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी मिडल ऑर्डर में उससे बेहतर तो कोई नहीं है। तो हमें उस पर यकीन रखना पड़ेगा कि आगे जाके वो परफॉर्म डिलीवर करेगा। पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, सिवाय एक इनिंग के। हमने देखा कि हमें अच्छा आगाज़ नहीं मिला, तो इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ओपनिंग इमाम और क्या कहते हैं अब्दुल्ला शफीक कर रहे थे और उन्होंने परफॉर्म किया है पाकिस्तान के लिए। इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए, ऐसा होता है ना कि जब वनडे भी खेल रहे होते हो, आप टेस्ट भी खेल रहे होते हो ना, तो फिर ऐसा ही लगता है कि यार जब अगर वनडे में भी नहीं होता तो कहते हैं उसकी परफॉर्मेंस की, भाई वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। अब वो टेस्ट में नहीं होता तो फिर वनडे खेलता है तो वो कहता है उसमें परफॉर्म नहीं कर रहा। टेस्ट में भी निकल के आया होता तो वनडे में एकदम खेलता तो उसमें परफॉर्म नहीं करता। तो हम उसको मिला देते हैं। अगर आप ओवरऑल, अगर आप टेस्ट की परफॉर्मेंस देखी जाए, ठीक है, इस सीरीज में आप कह रहे हैं तो ओपनिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन जो पुराने हमारे टूर्नामेंट जितने भी गए हैं, जो सीरीजें गई हैं, उसमें इमाम ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। 2-4 इनिंग से आई डोंट थिंक सो कि आप जज कर लें कि ये प्लेयर अच्छा नहीं है या इसकी टेक्निक में फॉल्ट है या ये है या वो है। मैं इस चीज को मानता नहीं हूँ। प्लेयर 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 ही का पता चल जाता है। जब आप 1000 रन करते हो या 800 रन अपने नेशन से करे हैं, तो इस मीन्स कि आप प्लेयर हो, तो आपने 800 1000 रन किए अपने नेशन से। और देखें, एक टाइम होता है प्लेयर का अर्ली ऑन, गॉड गिफ्टेड। जैसे बाबर आजम है, उस तरह एक अलग चीज होती है। बाकी जितने भी आपके प्लेयर्स आएंगे, जब वो 30-35 जो है टेस्ट मैच खेलेंगे, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस आपको नजर आएंगी। अगर आप जितने भी हमारे प्लेयर्स उठा के देख लें, इवन आप अजहर अली को उठाएं, इवन आप यूनुस भाई को उठाएं, आप मिसबा भाई को उठाएं, लोग
शुरू किया, परफॉर्मेंसेस निकालें सारों की, उनके एवरेजेस निकालें, उनके कब जाके उन्होंने फिर उसको मेंटेन करना शुरू किया और वो कंसिस्टेंट हुए हैं अपने नेशन के लिए। तो आई थिंक हमें इन चीजों को रखना चाहिए और सब्र रखना चाहिए कि आगे हम इन्हीं को चांस देंगे, जाहिर है उनमें गट्स हैं, सारी चीजें आपको नजर आती हैं, तो वो आगे चल के परफॉर्म करेंगे। लेकिन हमने सब्र नहीं है, हम 2-3 इनिंग्स से जो है ना जज करने लग जाते हैं कि ऐसे ऐसे, पहले हम आने से पहले उसको हम हीरो बना देते हैं। 3-4 इनिंग में कोई नहीं करता तो उसको जीरो बना देते हैं कि इसको खेलना ही नहीं आता। अगर जिसको खेलना नहीं आता होगा तो वो इतने 100 सेंचुरीज नहीं करेगा अपनी कंट्री के लिए, इतने 50 नहीं करेगा। तो आई थिंक इसको हमें जो है इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए और देखभाल के कमेंट्स करने चाहिए। बाबर आजम के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जी ये उसकी खामी है, उसको रेस्ट देना चाहिए, आउट ऑफ फॉर्म है, परफॉर्म नहीं कर रहा और पूरे साल कोई 50 नहीं बनाई। आपको क्या लगता है, क्या बाबर को रेस्ट करना चाहिए? क्या बाबर में कोई ऐसी अचानक खामी आ गई? क्योंकि इतना बड़ा जो प्लेयर है, एकदम से कैसे हो सकता है कि वो कोई खामी आ जाए? यकीनी तौर पर बैट पैच तो सब पर आते हैं, तो उनके ऊपर भी आया होगा। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? देखें, अभी आप देखें तो अगर स्मिथ के जो है, आप तो स्मिथ भी वहां से खेल लेते। स्मिथ ने कितने रन किए थे? लबुशेंग बेस्ट प्लेयर ने कितने रन किए? लबुशेंग के 2023 का रिकॉर्ड आपने चेक किया? उसका इसने 2 50 किए हैं, इससे मतलब 3 50 किए हैं टोटल और 2 50 इसमें थे। मतलब हम जिनसे हम कहते हैं कि वो उनके प्लेयर देखे, उनके प्लेयर, तो उन्होंने भी तो परफॉर्म नहीं किया। आप देखें ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग ने सब हेड, ट्रेविस हेड को देख लें आप मुझे बताएं, वो वर्ल्ड कप खेल के आ रहा है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके आ रहा है, उससे रन नहीं हुए थे, क्या मतलब वो प्लेयर खराब हो गए? तो हम अपने प्लेयर को क्यों ऐसे कहते हैं कि हमारे प्लेयर से रन नहीं होता तो हम कहते हैं जी इसकी टेक्निक फॉल्ट हो जाती है, इसको प्रेशर आ जाता है, इसको कप्तानी का प्रेशर है, या इसको ये है, इसके साथ वो कुछ नहीं होता सर। प्लेयर के साथ ही अप एंड डाउन आते रहते हैं। प्लेयर वही प्लेयर होता है जो जीरो भी करता है, वही प्लेयर होता है अगले दिन 100 भी करता है। लेकिन हाँ, ये तो बाबर ने हमें ऐसा कहा है क्योंकि वो इतना कंसिस्टेंट है, तो थोड़ा सा भी उससे अप एंड डाउन होता है ना तो हम उसमें आ जाते हैं। अभी बाबर उसी टेक्निक से उसी में रन करेगा तो जी अब बाबर ठीक है, बाबर से रन नहीं होते जी टेक्निक खराब है। यार ऐसी बातें नहीं होती। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमें देखभाल के बोलना चाहिए, क्योंकि क्या हम बातें कर रहे हैं, हाँ फॉल्ट थोड़ी थोड़ी ट्यूनिंग की जरूरत होती है, वो भी कर रहा है, सब प्लेयर्स करते हैं। स्मिथ देखें, स्मिथ ने कितना स्ट्रगल किया है इस पूरी सीरीज में, लबुशेंग ने कितना स्ट्रगल किया है। आप उनकी, अगर हम स्ट्राइक रेट की बातें करते हैं, आप मुझे बताएं स्मिथ की, लबुशेंग की, इवन वार्नर की भी स्ट्राइक रेट क्या थी आखिरी जो 1-2 इनिंग्स जो खेला है? आप उठा के देखें, सिर्फ मिचेल मार्श के अलावा स्ट्राइक रेट आप मुझे बताएं किसी की क्या थी? स्मिथ की 40 से ऊपर नहीं थी, मुझे नहीं याद, लेकिन मैंने जो 1 50 का देखा है वो 35 की एवरेज स्ट्राइक रेट पे की है। लबुशेंग ने 32 की स्ट्राइक रेट पे की है। यही हमारा प्लेयर करता है, यही हमारा अजहर अली कर रहा था, तो जी उसका स्ट्राइक रेट नहीं है। मतलब हम जो है ना, समझ नहीं आता, हम एक ट्रैक पे नहीं रहते। लबुशेंग और स्मिथ ने किया तो वो जीवा जीवा जी, एक कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, बंदा प्लेयर उस तरह खेलता है। लेकिन हम अपने ही बात करते हैं, अगले दिन हम कुछ और बात कर रहे होते हैं, तीसरे दिन हम कुछ और बात कर रहे होते हैं। तो बाबर आजम के लिए मेरे ख्याल से आई थिंक तो, मैं किसी को वो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो भी बोले आई थिंक देख के बोले कि किसके लिए क्या बोल रहा है। आमिर जमाल इस सीरीज की दरियाफ्त साबित हुए। बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। बॉलिंग में तो खैर उनको एक एडवांटेज मिला कि एक फास्ट बॉलर्स के लिए जो आइडियल कंडीशंस होती हैं ऑस्ट्रेलिया में वैसी ही थी। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, पहली सीरीज थी, बहुत जबरदस्त खेले। बैटिंग में देख लें, बॉलिंग में देख लें, मैं बॉलिंग की बात करूंगा। जो बॉलिंग हम जहां पर मिस कर रहे थे पुराने बॉल से, नए बॉल से नहीं, पुराने बॉल से जो चीज हम मिस कर रहे थे, पेस और हिट करने वाला, वो हमें जो है बड़े अरसे बाद आई थिंक पेस के साथ ऐसा बॉलर मिला जो 136 137 कर रहा है, 132 131 वाले पास हमारे पास हैं। लेकिन और उसके बाद उसने डिलीवर किया, और लकीली उसको ऑस्ट्रेलिया विकेटें मिली जो उसके मुताबिक की है, उसको सूट करती हैं, जिस तरह का वो बॉलर है उसको वो सूट करती हैं। और मतलब हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया, बेस्ट प्लेयर के अगेंस्ट उसने परफॉर्म किया। और इसी तरह वो कैरी ऑन करे तो एक अच्छा एसिड है। और ये है कि देखभाल के उसको भी इस्तेमाल किया जाए, बस कि ये ना हो, क्योंकि एकदम से बंदा होता है ना तो हर क्रिकेट मिलती है ना तो बंदा फिर उसकी परफॉर्मेंस नीचे जाना शुरू होती है। एक अच्छा एसिड मिला, होपफुली वो अपने आप को फिट रखे, फिट है भी, नजर भी आता है। और एक अच्छा एसिड है, इवन टेस्ट मैचों में नहीं, मेरे ख्याल से तीनों फॉर्मेट में वो एक अच्छा हमें एक पैकेज के तौर पे मिला है। बैट्समैन और मतलब बॉलर, मैं बॉलर पहले मानूंगा और फिर बैट्समैन के हमें 7 8वें नंबर पे जो बैट्समैन ऐसा है कि जिसपे अब हमारी टेल अगर आप देखें तो 6 के बाद तो नजर ही नहीं आते थे। तो अब ये है कि ठीक है जी, सलमान आगा आते हैं 7वें पे, ठीक है, फिर 8वें पे आमिर जमाल आते हैं, फिर 9 10 11 आई जाई होती है। तो कम से कम 9 तक आ गई है, तो होपफुली
9, 10, 11 तक भी आए हमारी आगे। शान मसूद के साथ आपने बड़ी क्रिकेट खेली और कप्तानी की उन्होंने पहली बार पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ में। वही बात कि जितवा तो नहीं सके, लेकिन बाज़ मौक़े पर ऐसा लगा कि वो बेहतर कप्तानी कर रहे थे। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कप्तान मुकर्रर हुए हैं। तो ये क़यादत की जो तब्दीली हुई है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए जी, कैप्टन ज़ाहिर है अभी शान मसूद टेस्ट के बने हैं, शाहीन जो है T20 के बने हैं। जो भी कैप्टन बनेगा और जिसको भी कप्तान आप बनाएं, उसको टाइम ज़रूर दें। ऑस्ट्रेलिया एक मुश्किल सीरीज थी, बट उसमें शान मसूद ने मेरे नज़रिए में उसने कप्तानी अच्छी की, क्योंकि देखिए जब कप्तानी अच्छी होती है तो फाइट होती है, और फाइट वो नजर आई हम सबको। ठीक है, लैप्सेस होते हैं, वो होते आ रहे हैं, कोई पहली दफा नहीं की है ऑस्ट्रेलिया जाके पाकिस्तान ने, लेकिन बहुत 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 ज्यादा बेहतर खेले होंगे। ये आप भी गवाह होंगे इस चीज के कि जितनी भी पुरानी सीरीजें हुई हैं, इस टाइम ऐसे लग रहा था कि आपने जाने से पहले ये भी सुना होगा कि भाई पता नहीं किस प्लेयर ने कहा था कि हमने लास्ट टाइम बोला था जी पाकिस्तान की बहुत हल्की बॉलिंग है, इससे हल्की बॉलिंग हमने आज तक नहीं देखी। लास्ट जो सीरीज खेलने गए थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, और उसने, मुझे उस बंदे का प्लेयर का नाम याद नहीं आया, तो उसने इस दफा बोला था सॉरी मैं अपने वर्ड वापस लेता हूँ, ये जो अब आ रही है पाकिस्तान की बॉलिंग ये उससे भी ज्यादा जो है हल्की है। तो उस हल्की बॉलिंग ने जो है सबके जो है ना नाक में दम कर दिया था ऑस्ट्रेलिया वालों के। और वो कमेंट्री में भी आपने देखा होगा, जो कि नजर आ रहा था जैसे जैसे वो हेड भी आउट हुए, जो जो आउट होते थे। तो ये था कि जहाँ तक कप्तानी की बात है, वही है कि शान मसूद को भी टाइम देना चाहिए। शाहीन लाहौर कलंदर से कप्तानी कर चुके हैं, 2 टूर्नामेंट जितवा चुके हैं, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। और वर्ल्ड कप भी है, और ये अच्छा है कि 5 मैचेस जो है अभी न्यूजीलैंड के साथ हैं, तो वो एक अच्छा उनको जो है ना तैयारी के लिए मिलेगा। और शाहीन की परफॉर्मेंस सबके सामने है, और होपफुली इंशाल्लाह के एक जबरदस्त कप्तानी के बॉल एज अ बॉलर तो हमें नजर आए, और एज अ कैप्टन भी हमें नजर आए। न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ पाकिस्तान की शुरू हो चुकी है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या चांसेस हैं पाकिस्तान टीम के फतह के? माजी में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया न्यूजीलैंड में। लास्ट टाइम जो ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई थी वर्ल्ड कप से पहले, उसमें फतह भी हासिल की थी। अब क्या लगता है आपको कि जो बायोलेटरल न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ है उसमें कैसी रहेगी परफॉर्मेंस? देखिए सारे खेले में सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। T20, देखिए T20 के एक आध के अलावा तो वही टीम खेलती आ रही है पिछले 3, 4 साल से। तो आई डोंट थिंक तो कि ये कहने की जरूरत है कि परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। सबको पता है उसने क्या किसने क्या करना है, और सब उधर पहले भी खेले हुए भी हैं। बहुत कोई 2, 3 होंगे जिन्होंने नहीं खेला होगा न्यूजीलैंड में, बाकी तो उन सबों ने खेला हुआ है। तो होपफुली अच्छी परफॉर्मेंसेस रहेगी और अच्छे मैचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। बैटिंग वाइज भी, बॉलिंग वाइज भी, फील्डिंग वाइज भी न्यूजीलैंड अपने घर में वो बाहर भी अच्छी है, और अपने घर में और ज्यादा खतरनाक है। तो हम लोग जो है हमें एक अच्छे मैचेस और अच्छा एक जो है टाकरा देखने के लिए मिलेगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो ओपनिंग जोड़ी है, बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया। T20 में कई मैचेस भी उन्होंने जितवाए। लेकिन अब ये बातें ज़ेर गर्दिश हैं, और जब तक ये इंटरव्यू चलेगा फैसला हो भी चुका होगा कि ओपनिंग पेयर तब्दील कर दिया जाए और रिजवान के साथ साइम ओपनिंग करेंगे। तो आपके ख्याल में क्या ये फैसला दुरुस्त है? देखिए जी, मेरा हमेशा से बिलीव है कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है वो किया जाए। अगर बाबर और रिजवान में से कोई भी एक भी ओपन करेगा तो मुझे नहीं लगता ये कोई गलत फैसला होगा। और देखना चाहिए कि किसको ओपन करानी चाहिए, क्या बेटरमेंट है टीम के लिए, तो उसको वो कराएंगे। और जो भी मैनेजमेंट या कप्तान जो भी फैसला करे, आई थिंक हमें उसको उसको बैक करना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं पता कि उनका क्या है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है। हम यही चीजें बोल्ड डिसीजन लेंगे तो हमें फायदा होगा। तो लेट्स सी कि हम एक आध मतलब ये चीजें चेंज करके देखें। होपफुली हमें जो है उसको डिलीवर करेगा जो भी नया जो है ओपनर खेले। और यहाँ बाबर और रिजवान भी ओपन करे, जो भी खेले मेरे लिए तो ये है कि जी पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे। और अगर कोई बाबर के साथ करता है या रिजवान के साथ ओपन करता है तो हमें उस डिसीजन को बैक करना चाहिए। बस मैं इस चीज को कहूँगा कि हम इस चीज को बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है। देखिए जी, आप बोल्ड डिसीजन लेते हो। शॉन मार्च भी जो है, क्या कहते हैं, मिचेल मार्श सॉरी, जब वर्ल्ड कप में उसने 150 किया था, आई थिंक ओपन ही आगे किया था। ठीक है, और उसके बाद जब ट्रेविस हेड फिट होके आया तो किसने ओपन की सर? हाँ। तो सर जब मतलब उन्होंने डिसीजन लिया ना, इसी जगह हम होते तो हम कहते नहीं जी, नहीं जी उसको नहीं ओपन से नहीं हटाओ, उसने 150 किया। नहीं जी, जिसकी जो जगह है आई थिंक उस पर अगर उसको खिलाया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चांस दिया जाए। और बाबर और रिजवान माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं, उनको नंबर का इशू कोई भी नहीं होगा। ना ही पहले हुआ है ना ही अब होगा मेरे ख्याल से। और टीम के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं, और सबको रहना भी चाहिए टीम के लिए, क्योंकि टीम पहले है बाकी सब कुछ बाद में है। तो आई थिंक 3 नंबर कोई भी खेले, 4 नंबर कोई खेले, कोई दोनों ओपन खेले, जो भी खेले,
वो फ्रंट पे रहेंगे और दोनों उसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी कैरियर के हवाले से सवाल तो बहुत सारे हैं जहन में, लेकिन अभी लगता है आप कंफर्टेबल नहीं है इस मौजू पे बात करने में। ज़ाहिर है पाइपलाइन में होंगी बहुत सारी आपकी चीज़ें, तो फिर जब डिसाइड हो जाएगा कि आपने अपने फ्यूचर का फैसला कर लिया है, फिर आपको दोबारा जहमत देंगे। तो मेरी लाइफ पूरी ऐसी ही गुजरी है और आगे भी ऐसी ही गुजरेगी, तो होपफुली इंशाल्लाह जल्द जो है सारे सवालों के आपको जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। फवाद आलम की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने बताया कि अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे हैं वो, और जल्द पाकिस्तान वापस आकर अपने कैरियर के हवाले से कोई फैसला करेंगे। उन्होंने शान मसूद की कप्तानी को सराहा, साथ में बाबर आजम के हवाले से ये कहा कि इतने ग्रेट बैट्समैन हैं वो कि ऐसा अगर आउट ऑफ फॉर्म थोड़े अरसे के लिए हुए भी हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि कोई टेक्निकी खामी आ गई है उनके अंदर या कोई ऐसा मसला हो चुका है। तो उनको पूरा यकीन है कि बाबर जल्द फॉर्म में नज़र आएंगे। और शाहीन के हवाले से भी उन्होंने यही ख्वाहिशात जाहिर की हैं कि वो T20 क्रिकेट में एज ए कैप्टन कामयाब साबित होंगे। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।